please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। मिशन 2019 से पहले मोदी की आंधी को रोकने के लिए कोलकाता में आज तीसरे फ्रंट की शुरुआत का ऐलान हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लंबी बातचीत की। विपक्ष की गोलबंदी की कांग्रेस की कोशिश के समानांतर ये एक नई पहल है। इस तीसरे मोर्चे को फेडरल फ्रंट नाम दिया गया है। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद मोदी की आंधी को रोकने का काम नामुमकिन लग रहा था, लेकिन एसपी बीएसपी के साथ आने से उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के जैसे नतीजे आए, उसने पक्ष विपक्ष की धारणा को बदल कर रख दिया है। अब विपक्ष को लगने लगा है कि मोदी के विजयी रथ को रोका जा सकता है और कांग्रेस के बिना ये जीत मिली, इसलिए विपक्ष के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं। गोरखपुर से निकले नतीजे से जो हवा पैदा हुई, तीसरा मोर्चा उसे आंधी में अब बदलना चाहता है, लेकिन मोदी नाम की आंधी से टकराने के लिए तीसरे मोर्चे के पांव हकीकत की जमीन पर टिक पाएंगे, इससे लेकर संशय है। तीसरे मोर्चे का इतिहास और वर्तमान इसकी सबसे बड़ी वजह है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में एक प्रयोग हुआ बिहार में, जहां आरजेडी और जेडीयू दो धुर विरोधी एक साथ महागठबंधन के रूप में सामने आए, सरकार भी बनाई, लेकिन उसके बाद सरकार का क्या हश्र हुआ हम सबके सामने है। गठबंधन टूट चुका है। उसी तरीके से बंगाल में ममता और लेफ्ट पार्टियां साथ आ सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अखिलेश और माया आखिरकार कब तक साथ रह पाएंगे, इसकी क्या कोई गारंटी दे सकता है? आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी अलग अलग ही रहेंगे, ये बिल्कुल तय हो चुका है। महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना बीजेपी झगड़ते दिखे, लेकिन शिवसेना तीसरे मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेगी। तीसरा मोर्चा बीजेपी का कितना खेल बिगाड़ेगा पता नहीं, लेकिन ये तो तय है कि ये कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। ऐसे में हम कुछ गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या तीसरा मोर्चा पीएम मोदी के अजय होने का मिथक तोड़ पाएगा? सवाल नंबर 2 आज हम पूछेंगे कि क्या राहुल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं होने की वजह से तीसरा मोर्चा बन रहा है? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या ये तीसरा मोर्चा बीजेपी से ज्यादा यूपीए को कमजोर करने का काम करेगा? राहुल के ख्वाब जिन पर लगाया ममता बनर्जी ने पलीता। इसी टॉपिक पर, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर दिन भर के इस अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। कोलकाता में पल रहा है एक ख्वाब, जहां बंगाल की दीदी से मिलने तेलंगाना लांग कर मुख्यमंत्री टी चंद्रशेखर राव पहुंच गए। Our front will be the bigger front very shortly, because the agenda which we are going to propose will be totally different from the present routine model. एक ख्वाब दिल्ली में भी पल रहा है, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद को भावी प्रधानमंत्री बताना शुरू कर दिया है। देखो बेटा, मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। दोनों का पहला मकसद है मोदी मैजिक को खत्म करना, दूसरा केंद्र की सत्ता पर कब्जा। मकसद दो हैं, लेकिन उन्हें रोकने का जो एक रास्ता जानकार देख रहे हैं वो है विपक्षी एकता। लेकिन ऐसी एकता बनने से पहले ही तीसरे मोर्चे का सपना कई ख्वाबों को तोड़ने वाला साबित हो सकता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी। बंगाल भी जाएगा, दिल्ली का आशा भी दुराशा हो जाएगा। ममता बनर्जी इधर भी नहीं रहेगा, उधर भी नहीं रहेगा, कोई में नहीं रहेगा। ऐसा हालत उनका आने वाला दिन में होने वाला है। सबके साथ ये भी उछल रहे हैं कि मैं भी विरोध में हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जमानत तो बचा नहीं पाए। ये भी कह रहे हैं मैं भी पहलवान हूँ। अरे बेहतर हो कि स्टेटमेंट देने के बजाय मायावती जी का और अखिलेश जी का पैर दबाएं, कुछ मिल जाएगा। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, राहुल के ख्वाब, ममता का पलीता। सेम थिंग टू कंटिन्यू। क्या होता है भाई, बीजेपी पे गुस्सा आएगा तो कांग्रेस आ जाएगा तो क्या होगा? क्या चमत्कार हो? इस देश में कुछ चमत्कार की जरूरत है। समथिंग ग्रेट नीड्स टू बी डन। फॉर दैट
there's a good beginning in Kolkata. I hope you will all support us. CM KCR actually doesn't have any credibility and nobody trusts him. That is why he has to go around asking for support. And I don't think anybody is going to follow CM KCR's plan of action in this regard because of the lack of support, lack of trust he has in the political ecosystem. मैं आपको सब बात अभी क्यों बताएंगे? बताने के लिए तो भविष्य है, आप इंतजार करिए ना। विपक्ष बटा तो मोदी नाम की आंधी में 20 राज्यों में एनडीए का राज हो गया। जब विपक्षी एकता से इस आंधी को रोकने की हलचल महसूस की जाने लगी तो सोनिया की डिनर पार्टी के पहले और बाद में तीसरे मोर्चे की हलचल भी तेज हो गई। तीसरा मोर्चा यानी बीजेपी और कांग्रेस मुक्त दलों का जमघट। चंद्रशेखर राव भले ही आज कोलकाता पहुंचे हों, लेकिन इसकी पहल वो काफी पहले कर चुके थे। జార్ఖండ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి हेमंत सोरेन గారు కూడా ఫోన్ చేసి కేసీఆర్ సాబ్ हम आपसे एक मत है మీతో సంగి మీతో అభిప్రాయంగా ఉన్నాం ఇంకా మేము కూడా చాలా మందితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఈ దేశంలో త్వరలోనే అందరం కలిసి మాట్లాడదామని కూడా మాట్లాడారు। कांग्रेस मुक्त तीसरे मोर्चे के लिए सियासी गलियारे से लेकर जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इन्हों हटे तो दूसरे कितने अच्छे हैं, सब औले जौले भाया है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं इन्हों आके बैठे तो अच्छा होगा, नहीं। बीजेपी को पीएम मोदी की ताकत पर भरोसा है। बीजेपी जानती है कि मोदी के खिलाफ दो मोर्चों में बटा विपक्ष उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्हें तीसरे मोर्चे के सपने और उसके बनने से पहले ही बिखरने के इतिहास पर भी भरोसा है। सब अवसरवादी राजनेता है, इनका आपस में ना तो कोई विचारधारा मिलती है और ना ही किसी प्रकार से और ये इकट्ठे कभी बैठे हैं, किंतु डर के मारे ये लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय क्षत्रपों की एका ने बिहार और यूपी के उपचुनावों में संगठित ताकत का नतीजा दिखा दिया है, लेकिन मजबूत एनडीए से लड़ने के लिए कमजोर कांग्रेस वाले यूपीए को नकारने का मतलब क्या है? क्या तीसरा मोर्चा कांग्रेस और विपक्ष दोनों को कमजोर करेगा? हम तो पूछेंगे कि क्या ममता के तीसरे मोर्चे की हलचल से कांग्रेस की विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है? मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता हूं, आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा कि क्या ममता बनर्जी के तीसरे मोर्चे की हलचल से कांग्रेस की विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और #बिखरा विपक्ष के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते जो खास लोग इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में दो खास मेहमान, घनश्याम तिवारी जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, AK वाजपेयी जी जो कि नेता हैं, प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और AP जितेंद्र रेड्डी है जो कि MP हैं लोकसभा के TRS से। और जितेंद्र रेड्डी साहब इस शर्त पे मेरे साथ जुड़े हैं कि वो डिबेट में नहीं शिरकत करेंगे, आप मुझसे अकेले बात करना चाहते हैं। तो आप तमाम मेहमानों की इजाज़त लेते हुए कुछ मिनट का वक्त मैं जितेंद्र रेड्डी से बात करूंगा और फिर इस चर्चा को हम तमाम पैनल के लिए खोल देंगे। रेड्डी साहब शुक्रिया, आपके घर पे डिनर है, आपने वक्त निकाला मुझसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच इस मसरूफियत में से। रेड्डी साहब क्या हो रहा है ये TRS और TMC की ये जो दोस्ती है, वेलकम जी। TRS और TMC की ये दोस्ती है, क्या ये 19 में मोदी का रथ रोकने के लिए है कि राहुल गांधी का ताजपोशी? मेरे लीडर केसीआर जी ने बहुत ही स्पष्ट किया है, ना हम बीजेपी का घर गिराने या कांग्रेस का घर गिराने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। खाली एक हमने प्रजा के सामने एक चित्र लाया है कि बीजेपी इतना साल यहां पर रूल करी है, कांग्रेस यहां पर इतना साल रूल करी है। क्या फायदा हुआ है आम आदमी को, क्या फायदा हुआ है
सिविल सर्वेंट्स को, क्या फायदा हुआ है एम्प्लॉयज को, क्या फायदा हुआ है देश को, इसका एक चर्चा आना चाहिए। और आज हम किसी पार्टी को संगठित करने के लिए या किसी फ्रंट बनाने के लिए या किसी इसके मतलब एक पावर के लिए हम आगे नहीं आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि 2001 से 2014 तक हमारे लीडर केसीआर ने आंदोलन करके जिस तरीके से तेलंगाना बैकवर्ड माना जाता था, किस तरीके से तेलंगाना के जो प्रजा जो है बाहर दुबई के अंदर में, मस्कत के अंदर में, विदेश जाके वहां पर काम करते थे, जहां खेती बाड़ी नहीं होती थी, जहां पर अपना आम जीने का वो लोगों को जो मुश्किल होता था, उसके लिए उन्होंने आंदोलन करके 14 साल आंदोलन करके उन्होंने अपना तेलंगाना हासिल किया। रेड्डी साहब, मैं आपको रोकते हुए जरा दर्शकों को बता दूं, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। 2019 के पहले की एक बड़ी कोशिश तीसरे मोर्चे के तौर पर केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव हैदराबाद से निकलकर पहुंचते हैं कोलकाता, और ममता बनर्जी जो देश की एक और बड़ी नेता हैं, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनसे मिल के जाते हैं। ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली आज। ये आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीर है जो कि बीजेपी को परेशान कर सकती है। लेकिन रेड्डी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आपके इस फेडरल फ्रंट में टीएमसी और टीआरएस के अलावा और कौन कौन सी पार्टियों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जितेंद्र रेड्डी जी। ये मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूं कि हम किसी गठबंधन या किसी पार्टी के साथ में, किसी के साथ में पावर के लिए जो है ये खेल नहीं रचा रहे हैं। ये सीधा ये है कि जब तेलंगाना 4 साल के अंदर में, 4 साल जब तेलंगाना पूरा बिहाइंड था, जो पूरा एकदम बैकवर्ड था, आज ये तेलंगाना जो है पूरा देश के अंदर में इतना आर्थिक स्थिति उसकी बढ़ सकती है। आज प्रजा जो है इतने खुश हो सकते हैं। 24 घंटे जब करंट इधर इंडस्ट्रीज को मिलता है, इधर फार्मर्स को मिलता है और आम आदमी को मिल सकता है, अच्छा फर्टिलाइजर मिल सकता है, अच्छा बीज मिल सकता है, तो क्यों ना देश के प्रजा को जो है, देश के जितने करोड़ों जो प्रजा है उनको क्यों नहीं मिल सकता है? तो उस तरीके का जो चर्चा, उस तरीके का जो दिल्ली आने का सपना है ना प्रधानमंत्री बनकर, तभी तो आप देश को दे पाएंगे ना रेड्डी साहब। ये नहीं, आप वाई यू आर जम्पिंग द गन। आज तो ब्रिज आने के बाद उसको लेटर सिंपल प्लेन क्वेश्चन। आज एक ही चीज यह पर यह पूछा गया है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि देश के प्रजा को जो है अपना अच्छा जीवन गुजारने का मौका रहना चाहिए, ये जो बीजेपी हो, ये कांग्रेस हो, ये आज तक नहीं दे सका है, तो इसका इमीडिएटली रिस्पांस आया। ममता बनर्जी खुद फोन करके बोली कि आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है, वी आर विथ इट, व्हाई कांट वी डिस्कस। ठीक है, इस डिस्कशन के ऊपर में केसीआर जी अपना टाइम लेके वहां पर जाके 2 बड़े नेता एक साथ मिले, साथ आए। अगर देश का नेतृत्व चाहिए तो केवल 2 राज्यों से काम नहीं चलेगा। केवल तेलंगाना या पश्चिम बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव देश के मुखिया नहीं बन सकते हैं। आपको 273 का नंबर चाहिए होगा, उसके लिए साथी चाहिए। और कौन साथी होंगे सर? ये तो पूछ रहा हूं मैं तब से आपसे। आप वापस वही पॉलिटिकल गेम में जा रहे हैं। हम पॉलिटिकल गेम में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट गठबंधन ऑफ द जो असंगठित पब्लिक है, जो उनको संगठित करके उनको किस तरीके से बेटर जिंदगी दिया जाए, किस तरीके से वो लोगों का लाइवलीहुड अच्छा करे। आज आप चाइना देखते हो तो चाइना 1976 से पहले कुछ भी नहीं था। तो मतलब आप ये 25 साल के अंदर में आपने एक बात कैटेगोरिकल कह दी रेड्डी साहब कि अभी 3 दिन पहले जो सोनिया गांधी के डिनर में 19-20 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, वो गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता, आप लोग मिलकर कर सकते हैं। हम किसी गठबंधन की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम राज्यों को घट करने को देख रहे हैं और प्रजा को घट करने देख रहे हैं। हर प्रजा को जो है, जिस तरीके से आज तेलंगाना उभर रहा है, जिस तरीके से पूरा देश विदेश जो है तेलंगाना को आके एक रोल मॉडल के हिसाब से जो देख रहा है, वो हर राज्य में हो। हर राज्य का जो चीफ मिनिस्टर जो है इस तरीके से अपना राज्य को घट करे और प्रजा को जो है ना, इस कोशिश में मेरे 2 आखिरी सवाल। इस कोशिश में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को जोड़ेंगे अपने साथ? देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, जोड़ेंगे इनको आप? जिसको अगर आना चाहिए, जो अगर फोन करे, जैसा ममता जी ने फोन किया था, शिबू सोरेन जी ने फोन किया था, स्टालिन ने फोन किया था, ये अगर अपने अपने राज्यों को अगर तेलंगाना की तरह से ले जाना चाह रहे हैं और प्रजा की सेवा करना चाह रहे हैं, तो
स्टालिन, हमारे लीडर शिबू जो सोरेन, है, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, 4 नाम साफ हुए फेडरल फ्रंट के। रेड्डी साहब, मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद की मैं डिबेट को ओपन करूं, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप डिनर के लिए प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद मेरा स्पेसिफिक सवाल, इस फ्रंट का कोई नेता तो नहीं होगा ना, कलेक्टिव लीडरशिप होगी, एम आई राइट? दैट इज व्हाई वी सेड इट इज अ फेडरल फ्रंट। फेडरल का फ्रंट का मतलब होता है कि सब लीडर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आपका बड़ा दुश्मन कौन, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी या कांग्रेस के राहुल गांधी? स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब। हमारा दुश्मन है जो प्रजा का सेवा नहीं करता है, जो प्रजा को जो उनका मांग है वो पूरा नहीं कर सकता है, वो हमारा दुश्मन है। चलिए, शुक्रिया रेड्डी साहब, आपने भरपूर कोशिश की कि आप ज्यादा ना बोले और आप उसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। आप हमसे जुड़े, हम तो पूछेंगे कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात साफ हो गई, इस फेडरल स्ट्रक्चर का नाम अभी भले कुछ ना दिया, शक्ल नहीं दी जा रही हो, लेकिन स्टालिन, जेएमएम, केसीआर और ममता बनर्जी, ये 4 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल सुधांशु त्रिवेदी आपसे, डिबेट को मैं ओपन करता हूं। एक और मोर्चा खड़ा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के सामने लोग बाग आते नहीं थे, खड़े नहीं होते थे, बीजेपी चुनाव जीतती रहती थी, लेकिन आखिरी 1 साल में अब सब लोग खुलकर बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए सुमित जी, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था, तो आप देखें पिछले 4 वर्षों से भिन्न भिन्न राजनीतिक दल भिन्न भिन्न अवसरों पर, और राजनीतिक दल ही नहीं, गैर राजनीतिक लोगों में से भी बहुत सारे वर्ग खड़े होकर जब जहां मौका मिला विरोध करने का, कोई उन्होंने अवसर नहीं चूका। इस समय की बात मैं कहना चाहता हूं, आंध्रा की एक विशिष्ट स्थिति है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, चाहे उनको डेफिसिट ग्रांट में 22,000 करोड़ रुपया देना हो या ग्रांट इन एड में 34,000 करोड़ रुपया देना हो, वो दिया है। और अभी जबकि उसमें से बहुत बड़े हिस्से का तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं आया है, परंतु वहां एक अंदरूनी राजनीति बन गई है जिसके तहत सारे दलों में एक प्रकार का होड़ प्रतिस्पर्धा सी हो गई है। इस कारण से वो एक विशिष्ट स्थिति बनी हुई है। परंतु जो अन्य दलों से समझौते बातचीत की बात की जा रही है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रयास भारत की राजनीति में पहले भी हुए हैं, परंतु वे सफल नहीं रहे। केवल एक बार आंशिक सफल रहा 1977 का प्रयोग, और गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चलाई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 से 2004। 77 के दौर में भी भारतीय जनसंघ सबसे बड़ा घटक था, तकरीबन 100 सांसद थे, राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति उत्तर से दक्षिण तक हमारी थी प्रभावी, और 98 तो हम ही ने चलाया। बाकी जितने प्रयोग रहे हैं वो स्वार्थों, अहंकार और अंतर्विरोध में नकारात्मक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कामयाब नहीं रहा है, और ये इस देश का इतिहास बताता है। सोमनाथ सिंह रॉय, मैं आपसे एक क्विक कमेंट चाहता हूं, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते। ममता बनर्जी को क्या चढ़ गया अचानक? क्यों अचानक वो देश की राजनीति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, सिर्फ वेस्ट बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के दम पर? 42 सीट्स शी हैज, ओनली 42। एक्चुअली राइट, ओनली 42। आप स्टेट वाइज देखिए, ऐसे 42, 30, 40 करके 272 हो जाते हैं। सब आंचलिक दल एक साथ होंगे तो ये 272, ये 40, 30, 28, 20 करके 272 होगा ना। ये बात उसका नहीं है सुमित। मैं सुन रहा था आपका अभी जो मिस्टर रेड्डी बोल रहा था, बस तो वहां पर आ रहा है ना। आप देखिए, कुछ दिन पहले सोनिया गांधी जी ने एक डिनर पे इनवाइट किया था सबको, 21 पार्टी को, सब पार्टी आया था। आप अभी एनडीए को आप बोलिए, मोदी जी को उसका एनडीए जिस लोग को, जो पार्टी को लेकर उन लोगों को इलेक्शन में खड़ा हुआ था, वोट मांगा था और वोट में जीता था, वो सब पार्टी को एक डिनर में इनवाइट करने के लिए बोलिए। देखिए कितना पार्टी अभी उनको छोड़ के चला जाएगा, डिनर में अटेंड नहीं करेंगे। अभी जो अपोजिशन है ये सब इकट्ठा हो रहा है, लेकिन मोदी जी को लेकर वोट में आया था बीजेपी, जो सॉरी टू इंटरवीन हियर, सोमनाथ सुनिए, टीआरएस उस सोनिया गांधी के डिनर में नहीं था। चंद्रशेखर राव की पार्टी सोनिया गांधी के डिनर में नहीं थी। ममता बनर्जी चंद्रशेखर राव से मिलने का वक्त निकाल लेती हैं, सोनिया गांधी के डिनर में नहीं आती हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं। क्या मतलब है इसका? ये कैसा विपक्ष की एकता है? इसीलिए मेरा आज का हैशटैग है बिखरा विपक्ष। नहीं, आप विपक्ष एक नहीं है देश में। सुमित, आप क्या चाहते हैं? आप सुमित,
सुमित, आप क्या चाहते हैं? हर जगह ममता बनर्जी का प्रेजेंट होना जरूरी है? ये पार्टी ममता बनर्जी का पार्टी है। ममता बनर्जी को किसी को भेजा तो उसको ममता बनर्जी उसको रिस्पॉन्सिबल देकर ही भेजा। उसको उतना केसीआर क्यों नहीं आया? टीआरएस के नेता क्यों नहीं आए? केसीआर क्यों नहीं आए? जिसको सोनिया गांधी के डिनर में वो ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट वहां पर कर रहा है। केसीआर क्यों नहीं आए सोनिया गांधी के डिनर में? सुमित, हेलो, उनकी पार्टी का क्यों नहीं आया? हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? आपको आवाज नहीं आ रही है क्या सोमनाथ? सुमित, आवाज में गर्व कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सुमित, ठीक है, मैं आवाज ठीक करा तो तब तक आगे बढ़ते आप अपनी बारी का इंतजार करिए। आप वाजपेयी जी और घनश्याम तिवारी, इसके वाले की डिबेट को आगे बढ़ाओ। वाजपेयी जी, पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ममता बनर्जी के ख्वाबों ने राहुल गांधी के ख्वाबों का पलीता लगा दिया है? जिस तरीके से आज केसीआर के साथ मुलाकात करती हैं और सोनिया गांधी के डिनर में नहीं आती है, वहां पे किसी और को भेज देती है। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी का नेतृत्व किसी को, ये अखिलेश के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, इनको भी स्वीकार नहीं होगा। तो राहुल जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग। इसीलिए क्या हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से वो उधर जा रहे हैं, ममता बनर्जी इधर जा रही है, टीएसआर अपना सोच रहे हैं, मतलब सब ये सोच रहे हैं कि हम भावी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे सफल होगा? देखिए, एक बात समझिए, पिछली इतिहास देखिए, पिछली बार भी प्रयोग ये हुए हैं। कितने दिन सरकार चली? 316 दिन, 324 दिन। और फिर उसके बाद एजेंडा क्या होता है इनके पास? एक तरफ इतना कद वाला नेता है जो कि डिलीवरी दे रहा है, और डिलीवरी नहीं दे रहा, आपके चैनल पर ही हमने देखा कि वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, प्रधानमंत्री प्रेजेंटेशन दे रहा है कि हमने क्या क्या काम किए, और दूसरी तरफ ये खिचड़ी पकाने के लिए तैयार है। तो कैसे सफल होंगे? पहले तो नेता ही नहीं होगा, नेता हो गया तो इनके पास उससे कंपीट करने के लिए नीतियां क्या है? घनश्याम, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानने में दिक्कत है आप लोगों को, अपना नेता मानने में? देखिए इस समय मेरा सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गोरखपुर में क्या हुआ? क्या नेताओं की कमी थी? भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी है क्या? नहीं, जब योगी आदित्यनाथ धराशायी हो जाते हैं अपने गृह क्षेत्र में, क्या नेतृत्व की कमी है? इस देश में आलिशान पीएम परेशान जनता का मॉडल चल रहा है 4 साल में। 4 साल से जो विद्यार्थी लगातार फेल हो रहा है, आप चाहते हैं कि हम उसे टॉपर घोषित कर दें क्योंकि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव? ये नैरेटिव नहीं चलेगा। इम्तिहान होने दीजिए, जनता बताएगी, जनता बताएगी, लेकिन हम एक फेल होने वाले। आप देखिए 2014 में मोदी जी ने इस देश में तीसरे मोर्चे की सरकारें नहीं चली हैं। इस मोर्चे में तीसरे मोर्चे की सरकारें नहीं चली हैं, इतिहास रहा है। इस देश में अहंकार नहीं चला है, अहंकारी सरकारें नहीं चली हैं जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। इस देश में देश को बांटने वाले नहीं चले हैं, इस देश में केवल भाषण देने वाले। बताइए, 4 साल भाषण होते, आपके पीछे मैं नहीं बोला, आपके पीछे मैं नहीं बोला, आपके पीछे 4 साल इस देश ने भाषण सुना है, लगभग हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री का भाषण आता है। क्या अगले 5 साल भाषण सुनेगा? मोदी को बीजेपी को क्रिटिसाइज करिए घनश्याम जी, पर मेरे सवाल का जवाब देने के बाद आपके सवाल का जवाब यही है, राहुल गांधी नेता के तौर पर स्वीकार है विपक्ष को? इस सवाल का जवाब ये है कि ये विपक्ष को थोड़ी स्वीकार करना है। क्यों स्वीकार जनता को करना है? जनता बताएगी कि इस देश में अच्छा नेता कौन होगा, अच्छी सरकार। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी डिबेट पर अपना आज प्रवक्ता नहीं दिया, क्योंकि उसको शक था कि अगर इसमें प्रवक्ता जुड़ेगा तो उसको केसीआर और ममता के साथ साथ बाकी अलायंस का भी विरोध का स्वर झेलना पड़ सकता है। खैर, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि जो राहुल गांधी एक दिन पहले प्लीनरी में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने की बात करते हैं और उसके अगले ही दिन ममता बनर्जी और केसीआर की मीटिंग उस पर पलीता लगा देती है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। हम डिबेट में आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। जनता क्या कह रही है जो इस लाइव पोलिंग हमारे साथ जुड़ी है, कि क्या तीसरे मोर्चे की हलचल से विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है? हाँ कहने वाले 90% हैं, और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा आई है। यहाँ पर 83% हाँ में जवाब दे रहे हैं। यानी ममता बनर्जी और केसीआर की जो मुलाकात कोलकाता में आज हुई, उसने कांग्रेस पार्टी की कोशिशों पर जरूर झटका लगा दिया है। दुष्यंत नागर भी डिबेट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ सिंह रॉय हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, घनश्याम तिवारी और ए.के. वाजपेयी हैं। दुष्यंत नागर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, क्या ये कांग्रेस के रास्ते में व्यवधान नहीं पैदा करेगा? जो सोनिया गांधी ने डिनर दिया, उन तमाम पार्टियों के मंसूबे आज पे पानी नहीं फिरेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता सुमित जी। अगर एनडीए का कोई विकल्प है तो वो यूपीए है, और जिस प्रकार से पिछले 10 वर्ष यूपीए ने 2004 से 14 तक जैसी सरकार दी है, और जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस का नेतृत्व रहा है, उसके समक्ष थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आती। और अब से पहले तीसरे मोर्चे के जितने भी विकल्प हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी की सरकार हो या कांग्रेस के समर्थन से जनता दल लेड गवर्नमेंट रही हो,
वो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाई। एक सशक्त लीडरशिप के साथ में एक बड़े सांसदों के समूह की पर संख्या कांग्रेस ने अभी तक राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया है। नहीं, वो तो यूपीए चेयरपर्सन डिसाइड करेंगी। मतलब कोई और भी हो सकता है। यूपीए चेयरपर्सन डिसाइड करेंगी। मतलब कोई और भी हो सकता है। समय आएगा, एक और मनमोहन सिंह हो सकते हैं। वो समय आएगा तब डिसीजन लिया जाएगा। वैसे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सही समय पे फैसला किया जाएगा। सोमनाथ सिंह रॉय, आपने कैटेगोरिकल सुन लिया। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं कि यूपीए से बेहतर विकल्प कोई नहीं है एनडीए का। यानी ममता बनर्जी नहीं है उसमें, जो तीसरा मोर्चा बना रही है फेडरल फ्रंट का। नहीं, एक्चुअली यूपीए और थर्ड फ्रंट ये लेकर अब जब यहाँ पर डिबेट हो रहा है तब मेरा सुमित ये लगता है, देखिए आज ममता बनर्जी जो स्टेटमेंट दिया, ये एक थर्ड फ्रंट बनाने का एक कोशिश चल रहा है, सब पार्टी का साथ बात करना है। ऐसा ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर राज्यसभा में इलेक्शन हुआ था, जो एक्स्ट्रा वोट था वो कांग्रेस मनोज सिन्हा को देकर उसको इलेक्शन में जिताया, ये ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी का वहां पर भी जो डिनर था वहां पर भी प्रतिनिधि भेजा है, आपने खुद मानता है इसका बारे में। ऐसा ममता बनर्जी कहां पर भी नहीं बोला है कि कांग्रेस को सपोर्ट नहीं चाहिए और विदाउट कांग्रेस आप ये एक संगठन करना चाहते हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात सही है, ये थर्ड फ्रंट का बहुत जरूरी है सुमित। क्यों जरूरी है? अब देखिए, मैं बीजेपी का बात कर रहा हूं। बिहार इलेक्शन से पहले मोदी जी वहां पर आया था, बोला था 1,25 लाख करोड़ रुपया देंगे अगर वो इलेक्शन जीतेंगे। नहीं जीता, कुछ नहीं मिला। हमारा यहाँ पर फ्लैट हुआ, एक मिनट सुमित, हमारा यहाँ पर फ्लैट हुआ वेस्ट बंगाल में 21,000 करोड़ रुपया ममता बनर्जी ने। मैं समझ सकता हूँ सोमनाथ, ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टी के साथ नहीं जा सकती है, इसलिए वो तीसरे मोर्चे की विंडो ढूंढ रही है। हम सबको समझ में आ रहा है, हिंदुस्तान के आवाम बुद्धू थोड़ी है कोई। यूपीए के टाइम में क्या हुआ सुमित? यूपीए के टाइम में सुमित एक मिनट यूपीए टाइम में क्या हुआ? ममता बनर्जी आने का बाद ही बोला था जो सीपीएम जो कब्जा करके गया था उसका सिर्फ इंटरेस्ट है वो ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आपस में इतनी लड़ाइयां हैं तो ये मोर्चा ब्रेक कैसे हो सकता है? तो ये तो मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई में मोदी का फायदा हो रहा है, बीजेपी का फायदा हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, आपको तो खुश होना चाहिए। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी गठबंधन को चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक नीति चाहिए, एक संगठन चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए। यहां समस्या यह है कि जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं इसमें किसी प्रकार का नीतिगत सामने नहीं हो सकता। अगर आज आंध्र प्रदेश ये कहेगा, आप बोलिए। अरे भाई, आप बोलने दीजिए ना सोमनाथ जी, जब आप बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। खड़ा हुआ था आप लोगों ने कुछ नहीं एक मिनट। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई। बताइए, ये आपका साथ जो लोग था वो क्यों छोड़ रहा है? अरे एक मिनट नहीं, आप काफी देर से बोल रहे थे। छोड़ रहा है क्यों? चंद्रशेखर छोड़ रहा है। अब मैं जवाब दे रहा हूं। बात कीजिए ना पहले। देखिए, मैं कह रहा हूं एक आपके पास राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, एक नेशनल वाइड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जो पैराडॉक्स है मैं बता रहा हूं। ओहो, अब आप बोल चुके हैं, अब हमें बोलने दीजिए जनाब, अब हमें बोलने दीजिए। जहां पर वो नेशनल वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, जहां पर भी उसका वो स्टेटमेंट, जहां पर भी उसका पार्टी का रहेगा, वहीं पर सिर्फ। अरे भाई, ये क्या तरीका है सुमित? लगातार देना पड़ेगा। क्यों बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपया जो बिल्कुल ठीक बात है, बीजेपी के अलायंस छोड़कर गए हैं, ये तो लेकिन सरकार के पास अभी भी नंबर है। ये सच्चाई है। और ये बात भी दिक्कत है कि जब ममता बनर्जी यूपीए से अलग एक मोर्चा बनाएंगी तो वो विपक्षी वोटों को बांट रही हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, अपनी ईगो के चलते कि राहुल गांधी को नेता नहीं मानना है, लेफ्ट के साथ नहीं जुड़ना है। ममता बनर्जी विपक्ष की एकता में डेंट मार रही हैं। ये आपको समझना होगा सोमनाथ सिंह रॉय, ये आप इसे भाग नहीं सकते हैं। ये हार्ड रियलिटी है, हिंदुस्तान की आवाम समझ रही है चीज को। ममता बनर्जी अपॉर्चुनिस्टिक हो रही है, सिर्फ अपने फायदे की सोच रही है। कुछ भी बोलिए, अभी सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी, सुमित जी, एक मिनट, सोमनाथ एक मिनट, मेड अ पॉइंट। अरे भाई, मुझे जवाब तो देने दीजिए सोमनाथ सिंह राय जी। दिस इज नॉट अ स्पीच, यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग सिंस 7 and 8 minutes। बोलिए भाई, सुमित जी, इनका है तो ऑडियो डाउन कम करिए। ये डिबेट का तरीका थोड़ी है कि नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे हैं 10 मिनट से। ये नया कुछ नहीं है सुमित जी। सोमनाथा, let him speak now. Soomnatha, let him speak now. टर्न पे बोलिए। Soomnatha, let him speak now. Soomnatha, I request you.
Let's have a sensible debate. बोलते चले Let's जाएंगे। have a sensible debate. सोमनाथ Please. जी, ये दर्शकों में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सेंसिबल ढंग से डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। बोलिएगा। ठीक है, जैसे आपने सुधांशु जी बोला, आप मैंने जवाब शांति से दीजिए। सुना जवाब। सुधांशु त्रिवेदी ऑन द स्क्रीन। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। इन्होंने जो राज्यों की बात कही, बिहार की बात कही, बंगाल की बात कही, तेलंगाना, आंध्र, जानते क्या होगा अगर आंध्र के स्पेशल स्टेटस को लेकर ये बात शुरू हुई है? कल के दिन सब स्पेशल स्टेटस मांगेंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रीय नेताओं को अपने अपने राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स करनी है। बिल्कुल। तो भैया ऐसा समय आएगा कि सारे राज्य कहेंगे मुझे स्पेशल स्टेटस दे दो। अब मैं इस पे आ रहा हूं, जो मैंने एक बात कही कि पैराडॉक्स सबसे बड़ा क्या है कि राष्ट्रव्यापी एक पार्टी होनी चाहिए जो सपोर्ट करने वाली हो। जैसे 77 में जनसंघ था, 78 में भारतीय, 98 में भाजपा थी। आज वो पार्टी कांग्रेस हो सकती है, मगर समस्या क्या है? समस्या यह है कि कांग्रेस के लीडरशिप को एक्सेप्ट करते ही वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। तो एक बहुत भारी अंतर्विरोध है। घनश्याम तिवारी बोलना चाहते हैं। अगर तेलंगाना के वाईएसआर आएंगे तो बंगाल में उनको सुनने कोई आएगा, या अगर ममता जी जाएंगी तो आंध्र में उनको कोई सुनने आएगा। तो एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसका थोड़ा भी प्रेजेंस हो, राष्ट्रव्यापी प्रेजेंस हो। देखिए तो आपका नेशन वाइड प्रेजेंस नहीं है, जिसका प्रेजेंस है उसकी लीडरशिप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इसलिए इसका बेसिक आधार ही अंतर्विरोध हुआ है। सुधांशु जी तिवारी जी बोलो। सुधांशु जी ने स्पेशल स्टेटस और की एक बात लाइन की। और कहूंगा, बिहार में स्पेशल स्टेटस किसने प्रॉमिस किया? आंध्र प्रदेश में स्पेशल स्टेटस किसने प्रॉमिस किया? सुनिए देश को मजबूत नेता, कमजोर नागरिक का मॉडल दिया। आपने इस देश में एक मजबूत नेता बनाया और नागरिक को कमजोर कर दिया। 4 साल में आपने नागरिक के अधिकारों का हनन किया, चाहे वो आधार के माध्यम से किया हो या फिर प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के माध्यम से किया हो। तो जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। जो जनता कह रही है वो साफ साफ कह रही है कि हर राज्य में, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रतिनिधि होना चाहिए और उसको हम जिताएंगे। आप देखिए गोरखपुर में क्या हुआ। आपकी सरकार इतनी मजबूत है, 325 विधायक, लेकिन मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में हार जाते हैं, उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में हार जाते हैं। तो जनता तो तैयार है धराशायी करने के लिए। उसमें कौन कौन साथ है? उस समय तो जनता ने नहीं कहा कि हमें खिचड़ी गठबंधन नहीं चाहिए। उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी, आरएलडी, तमाम पार्टियां, इन सबने सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी धराशायी हुई। इस देश में 6 उपचुनाव इस साल हुए हैं 2018 में। आप बंगाल में हारे, आप उड़ीसा में हारे, आप राजस्थान में हारे, आप मध्य प्रदेश में हारे, आप बिहार में हारे, उत्तर प्रदेश में हारे। अभी जनता की ये पहली ऐसी सरकार है जिसका सहयोगी ही उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है। आप इससे बताइए पहले कौन सी सरकार है जिसका सहयोग उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बातें करी और सारा रब्बो-लबास ये निकला कि 2 बाई इलेक्शन जीत लिए, उसके बेस पे ये पूरे देश में राज करना चाहते हैं। उपचुनाव जीतेंगे आप, आम चुनाव जीतेंगे? नहीं, हम वही तो हम कह रहे हैं, हम फाइनल जीतेंगे, ये सेमीफाइनल या जो गलियों में गेम होंगे वो जीतेंगे। लेकिन उसके अलावा आप किस तरफ रहेंगे ये तो अभी तय ही नहीं है। हम तो संविधान के साथ खड़े हैं, जो संविधान के साथ खड़ा है वो हर वर्ग के साथ खड़े हैं। मौसम विज्ञान छोड़िए, अगर राजनीति में आपका विजन नहीं होगा तभी आपकी साइकिल पंचर हो गई। राहुल को नेता मानते नहीं हो, राहुल का साथ लेना चाहते हो, ममता बनर्जी से गठबंधन की घोषणा नहीं करते हो, उनसे एक सीट पर समर्थन मांगते हो। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी जनता कैसे स्वीकार करेगी? लार्जर स्केल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड सबसे बड़ी बात जो है कि व्हाट इज योर पॉजिटिव एजेंडा? बिल्कुल, पॉजिटिव एजेंडा क्या है? मोदी को रोकना है, इस नाम पर सब एक हो रहे हैं, लेकिन अपना नेतृत्व तो कौन देगा? सुमित जी, मोदी के सामने कौन होगा? सुमित जी, मोदी से बड़ा कद का नेता उभर कर सामने आएगा, उसका प्रोग्राम क्या होगा? 2000 दुष्यंत नागर, एक छोटी सी बात, दुष्यंत जी एक छोटी सी बात, दुष्यंत नागर क्या बात कर रहे हैं? 2014 में अभी 10 साल आप जो राज किया कांग्रेस ने, युवाओं को कहा, किसानों को कहा, देश के गरीबों को कहा, सुन तो लीजिए भाई, हमारे भी सुन लीजिए, आपका सम्मान करते हैं। जो कॉम्बिनेशन उसे फुलफिल कर देगा वही काफी है। कौन भाई? जानना चाहती है? अच्छे दिनों का वादा किया, आपने युवाओं को रोजगार का वादा किया, कर दिया, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वादा किया, तबाह कर दिया, आपने भ्रष्टाचार खिलाफ मोदी बन गए। सुनिए, कहने से नहीं हो जाएगा कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। दुष्यंत नागर को बोलने दीजिए। सर हमें भी दे दो थोड़ा सा। हाँ, मैं तो तब से आप ही का नाम ले रहा हूं। बोलिए। देखिए सुमित जी, मोदी को रोकने के नाम पर एक हो रहा है। बिल्कुल, बात बिल्कुल साफ और नीति और नेता और नियत साफ नहीं है अभी भी। देश का वोटर बड़ा समझदार है और बहुत गंभीर होकर वोट डालता है। इसमें मैं ये सारे घटनाक्रम को लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, जो सीरियसली एनडीए गवर्नमेंट को 2019 में रिपीट होने से रोकना चाहते हैं, उनको कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ेगा। कांग्रेस को
के साथ जुड़ना पड़ेगा। करप्शन सुन लीजिए साहब, वो कौन? आदरणीय वाजपेयी साहब, मैं साथ के साथ बात करूं ना। कांग्रेस की आलोचना मत करिए। 2019 में आप उनके साथ कांग्रेस का जो एजेंडा, जनता की बात कर रहे हो आप, जनता की बात, हमारी बात नहीं कर रहे हो। पार्टी है, आप जनता की बात कर रहे हो। आप लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता लेकिन इतिहास तो आपका बताना पड़ेगा। भविष्य में आने वाले हैं साथ में, इतिहास बताना पड़ेगा। बोल लेने दीजिए। हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। देखिए हम संविधान के साथ खड़े हैं। अच्छी पार्टी है, अच्छे लोग हैं और आप सही रास्ते पे आ रहे हैं। दोनों को रोक रहा हूं सर, मेरे को कंप्लीट कर लेने दो 10 सेकंड में, 10 सेकंड जल्दी से। तो देखिए, अगर कोई गंभीर है और उनको कांग्रेस के अलायंस में आना पड़ेगा और कांग्रेस को उनका नेता चुनने का अधिकार देना पड़ेगा। तो कांग्रेस का अलायंस और कांग्रेस का नेता चुनने का अधिकार, इसी मुद्दे पर घनश्याम तिवारी और सोमनाथ सिंह रॉय से पूछा जाएगा कि क्या आप कांग्रेस को अधिकार देने को तैयार है। लेकिन ब्रेक के उस पर राहुल के ख्वाब पर ममता का बलिता। इस टॉपिक पर अब तक जो जवाब आए हैं देख लेते हैं जनता क्या कह रही है। क्या तीसरे मोर्चे की हलचल से कांग्रेस की विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है? हाँ कहने वाले 92% लोग हैं और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है, 83% पर बनी हुई है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास सीधे आना चाहूंगा। अगर विपक्ष दो फाड़ हो रहा है तो ये तो बीजेपी के लिए हर्ष का विषय है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपके सहयोगी आपको छोड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी चले गए, शिवसेना ने घोषणा कर दी साथ नहीं लड़ेंगे, टीडीपी अलग हो चुकी है, तो बीजेपी के लिए भी कोई बहुत सुनहरे दिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि टीडीपी के स्थानीय कारण थे और निश्चित रूप से हमें स्वीकार करते हैं कि हमारे सहयोगी में टीडीपी जैसे शिवसेना, उनके भी अपने स्थानीय कारण हैं, जिस प्रकार से वो अपना कई बार मत व्यक्त करते रहते हैं जो हमारे मत से भिन्न होता है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सारी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी, अंततः अब एनडीए के सहयोगी साथ रहेंगे। और मैं तो इस बात को पूरी तरह समझ सकता हूं कि शिवसेना तो कभी उस तरफ तो जा ही नहीं सकती जिधर कांग्रेस खड़ी होगी। वो कांग्रेस जो एमआईएम से लेके और एआईयूडीएफ से लेके और जी महाराष्ट्र में 2-3 म्युनिसिपैलिटीज में शिवसेना कांग्रेस ने म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी संभाली एक साथ, टाई अप हुआ है। वो बात सही है सुधांशु जी। नहीं, वो बात ठीक है। स्थानीय स्तर पे कई बार इस प्रकार के गठबंधन हो जाते हैं, वो उतना बड़ा विषय नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा शिवसेना हमारा पुराना सहयोगी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो किसी भी प्रकार के स्थानीय कारण रहे हो पर वो अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। पर बड़ा प्रश्न ये है सुमित जी, बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग इस तथाकथित ऑल्टरनेटिव मॉडल को देने की बात कर रहे हैं ना सुमित जी, वो जानते हैं वो कौन सी पार्टियां हैं? वो पार्टियां भारत के मॉडल नहीं, चाइना के मॉडल पे चल रही हैं। अब आप कहेंगे जी चाइना का मॉडल कैसे आ गया? जैसे चाइना में शी जिनपिंग को अभी ताजिंदगी के लिए वहां पर चाइना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, तो ये सब पार्टियां ऐसी हैं जिनके की प्रमुख ताजिंदगी के लिए बने हुए हैं। आपकी तरफ इशारा है, जिंदगी भर हटेगा नहीं कोई। आपकी तरफ इशारा है। तो ये लोग आगे के बाद अखिलेश चाइनीज मॉडल पे आके इंडिया में कोई लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं तो इसको समझा जा सकता है। उनके साथ जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बात है जो मैं आपसे सहमत हूं, अच्छा है कि बहस में हम लोग सहमत हो जाएं। मैं सहमत हूं आपसे कि स्थानीय कारण बहुत हैं। इस देश में हर नागरिक के पास स्थानीय कारण है भारतीय जनता पार्टी को हराने का। जो स्थानीय कारण आपने गोरखपुर में देखा, फूलपुर में देखा, अररिया में देखा, राजस्थान में देखा। आप बताइए, आप बच्चों को शिक्षा अच्छी दे नहीं पाते, लेकिन किताब लिख देते हैं एग्जाम वॉरियर्स के नाम पर। ये देश के पास प्रधानमंत्री जी के जितने भाषण हैं 2014 से लेकर 18 तक, वो भाषण 2019 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी से सुन लेंगे। लेकिन इस देश को एक काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। बातें आपकी तरफ कौन है? शिक्षा में अखिलेश यादव जो चुनाव हारे, राहुल गांधी जो 4 साल में चुनाव हारे, कौन है आपकी तरफ? एक नाम बताइए। ममता बनर्जी। इतने प्रचंड बहुमत से जो सरकार आज अपना 1 साल बना रही है उत्तर प्रदेश में, 1 साल बेमिसाल कह रही है, उसको हमने 1 साल बेहाल कहा। क्यों कहा? 1 साल में इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट किया, हमारे काम का प्रचार किया। जब नागर ने जो सवाल खड़ा किया, कांग्रेस के नेतृत्व को मानेंगे, यूपीए के तहत सब एक होंगे, तमाम विपक्षी पार्टियां, देखिए मानेंगी समाजवादी? मैंने आपको कह दिया कि हम जनता के नेतृत्व को मानते हैं और उत्तर प्रदेश जनता स्पष्ट जवाब दे रही है। सोमनाथ सिंह रॉय, क्या तृणमूल कांग्रेस मानेगी यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस को आजादी देगी अपने नेता चुनने की? सोमनाथ सिंह रॉय। रिपीट कीजिए प्लीज क्वेश्चन। क्या सोमनाथ सिंह रॉय कांग्रेस के नेतृत्व को ममता बनर्जी स्वीकार करेंगी? क्या यूपीए के नेतृत्व में आना चाहेंगी वो? देखिए, ममता बनर्जी पार्टी क्या डिसीजन लेगी ये पार्टी जब बैठेगी उसका ऊपर ही डिपेंड करेगा आफ्टर इलेक्शन।
लेकिन मैं एक चीज सुधांशु त्रिवेदी जी को पूछना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्यों आप बताइए बीजेपी पावर में रहेंगे? कुछ दिन पहले अमेरिका का प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया था, वहां पर दिखाया गया 198 कंट्री में इंडिया का सांप्रदायिक हिंसा में स्थान है 4 नंबर। हमारा आगे कौन है? सीरिया, नाइजीरिया, इराक। अरे जब ये स्टडी आई उसके बाद त्रिपुरा जीती है बीजेपी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो आंकड़े हम सबके सामने सुना था। लेकिन दुष्यंत नागर जो आपने बड़ा सवाल खड़ा किया, सुना था, लेट्स कम टू द टॉपिक, सुना था, कम टू द टॉपिक। राहुल गांधी के ख्वाब पर ममता का पलीता, मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है। हैशटैग बिखरा विपक्ष यही दिखाई दे रहा है। घनश्याम तिवारी और सोमनाथ सिंह रॉय अभी भी राहुल गांधी या कांग्रेस का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। दुष्यंत नागर, कैसे होगा यूपीए वर्सेस मोदी का मुकाबला? देखिए, देश की जनता तय करेगी। सुधांशु जी एक मिनट, लेट हिम रिस्पॉन्ड। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कौन हो सकता है, ये देश की जनता तय करेगी। और लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। नेतृत्व तो देना पड़ेगा ना, और वो आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। नेतृत्व सही समय पे दिया जाता है, उचित समय पे उचित फोरम पे डिसाइड होता है। अभी हम यहाँ न्यूज 18 के ना तो हमें और आपको अधिकार है और ना हम डिसाइड देश का प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हमारी वोट है, हम अपनी वोट, आपका इतिहास जनता ने देखा है, जनता ने आपको क्यों रूटी डाउन किया था? देखिए अगर मोदी जनता ने देना पड़ेगा आपको। देखिए, जनता आज याद कर रही है, जनता यूपीए के दिन याद कर रही है। यूपीए ने जिस प्रकार से किसानों का कर्जा माफी किया, जनता 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई, उसके बावजूद 12.5 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से ये सब मनरेगा के द्वारा फायदा दिया, आप जानते हैं आपकी सरकार ने पिछले 4 साल में 26,000 युवाओं ने आत्महत्या की है। हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा है, लगातार लोग मर रहे हैं। और वाजपेयी जी, आपको कोई चिंता नहीं है, आप दलितों के हितैषी बनते हो, गरीबों के हितैषी बनते हो, आम आदमियों के भी हितैषी बनते हो। लोग मर रहे हैं, आप अभी भी नेतृत्व का गाना गाते जा रहे हो। अरे नेतृत्व के गाने गाने के चक्कर में कहां ले जाओगे देश को? मेरे मित्र, आप मित्र, इस देश से आपको प्यार है, मैं जानता हूं। वाजपेयी जी, अखिलेश यादव है, नागर जी वाजपेयी जी, एक मिनट टाइम आउट, एक मिनट शांति। दुष्यंत नागर बहुत तेज आप चिल्ला रहे हैं, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर सब इतनी खराब सरकार है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो सबका बेहाल कर रखा है, तो विपक्ष एक क्यों नहीं हो रहा है? जब सबका एजेंडा है मोदी को हराना, बीजेपी को हराना, तो विपक्ष का बटराव क्यों हो रहा है, बिखराव क्यों हो रहा है? समय पर अभी कल तो अरे थोड़ी नहीं जा रही है, एक राहुल गांधी भाषण देते हैं, आज ममता बनर्जी केसीआर से मुलाकात बिल्कुल करती है। चिंता नहीं करनी चाहिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए। देखिए, लिखा कपालम ये अपॉर्चुनिस्ट है, सुमित जी सुन लीजिए, ये आप बोलने नहीं दे रहे, बुला के बोलने नहीं दे रहे। सुन लीजिए, लिखा कपालम तब भूपालम ना विद्याचे बाहुबलम। दुष्यंत नागर, लिखा कपालम तब भूपालम ना विद्याचे बाहुबलम। दुष्यंत नागर, हिंदुस्तान के आवाम को चेहरा चाहिए, जिसको देश की जनता चाहेगी वो बन मैनिफेस्टो चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है अमेरिका की तरह कि यहाँ पे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी पहले घोषित किया जाता है। पास नहीं है इस बात का, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होने जा रहा है, अमेरिका नहीं है, इंडिया है, भारत है, 20 सेकंड दलीय लोकतंत्र है। एक मिनट, बहुत कम शब्दों में बोलूंगा। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो युवाओं के लिए मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया था, किसानों के लिए किया था, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया था, उसे ही कोई इंप्लीमेंट कर दे, वो भी जनता में लोकप्रिय हो जाएगा। दिक्कत ये है कि अखिलेश की, राहुल गांधी दोनों की, ममता बनर्जी दोनों की, केसीआर, क्या ममता बनर्जी ने उससे अच्छी सरकार बंगाल में नहीं दी? क्या अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं दी? जहां अच्छी सरकार दी उसके पास अनुभव है। अखिलेश यादव ने अगर सरकार दी थी तो सुधांशु त्रिवेदी, इस बात का जवाब सुधांशु त्रिवेदी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट दिखा रही है कि ये जो बिखराव है आपको बड़ा पसंद आ रहा है। लास्ट 30 से 40 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, ये जो बिखराव है विपक्ष का, ये आपको बड़ा पसंद आ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये विपक्ष की तथाकथित एकता का प्रयास उस बीरबल की खिचड़ी की तरह है जो दिखेगी तो पर पकेगी कभी नहीं। क्योंकि कारण क्या है कि सबके बीच में अहम का इतना बड़ा बड़ा बांस लगा हुआ है ना, वो कभी एक दूसरे को समझने वाले नहीं अभी सपा बसपा एक हुए हैं आपके अहम को खत्म करने के लिए। स्थायी और स्वानुभूत प्रयोग है। देखिए, बीरबल हारा नहीं था कभी। नकारात्मक आधार पे आई हुई शक्तियां कभी सकारात्मक समाधान नहीं दे पाई हैं। बीरबल ही रह गया सर। घनश्याम तिवारी गलत एग्जांपल दे रहे हैं, मैं माफी का सर,
माफी के साथ अरे मैंने तमाम कहा ना, ये पैनलिस्ट बीरबल की खिचड़ी सोमनाथ है। सॉरी जो खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सोमनाथ सब आई एम कुछ मिला एक्सट्रीमली के, सॉरी, ये तमाम दिखेगी, पैनलिस्ट का पकेगी शुक्रिया कभी अदा नहीं। करूंगा, वक्त नहीं है मेरे आश्वस्त पास, रहिए। थैंक यू सो मच। लेकिन राहुल गांधी कल बहुत बड़ा भाषण देते हैं महाधिवेशन में, अपने आप को प्रधानमंत्री होने की बात खुद करते हैं, लेकिन आज अगले ही दिन ममता बनर्जी और केसीआर उनकी इस दौड़ती हुई गाड़ी के आगे एक बैरिकेड खड़ा कर देते हैं। साफ समझ में आ रहा है कि देश में विपक्ष किस तरीके से खड़ा हुआ है, और ये जो विपक्ष का बिखराव है, हैशटैग बिखरा विपक्ष, शायद इसी वजह से बीजेपी को चेहरे पर राहत की अभी तक की राहत की बात है, क्योंकि उनको पता है कि विश्वास प्रस्ताव पर सब साथ होकर भी उनकी मुखालफत नहीं कर पाएंगे, उनका नंबर इतना नहीं हो पाएगा। शुक्रिया। ज़्यादातर लोग कह रहे थे इस डिबेट के दौरान कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के ख्वाब पर ज़रूर एक ब्रेक लगा दिया है।